है एवरीवन, आप सुन रहे कहानी माफिया किंग, जिसे लिखा है दिव्या सिंह चाहत ने और इसे आवाज़ भी दिव्या सिंह चाहत ने ही दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि काव्या को उसके बेड पर पटकते हुए मानो उसके ठीक सामने सोफे पर बैठ गया था, जहां इस वक्त उसका एक्सप्रेशनलेस चेहरा इस वक्त काव्या के तरफ ही था। तभी उसने सामने टेबल पर रखी एक फाइल को उठाते हुए उसे ओपन किया, जहां फर्स्ट पेज पर ही काव्या की फोटो थी, जिसके नीचे उसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई थी। जिसे देखते ही मानव ने पढ़ना शुरू किया। नेम काव्या पुरोहित, एज काव्या कोहली। मानव की बातों को बीच में ही काटते हुए तुरंत काव्या बोली, जिसे सुन मानव अपनी नज़रों को फाइल्स के पन्नों से हटाते हुए काव्या की तरफ देखने लगा था। मेरा नाम काव्या पुरोहित नहीं, काव्या कोहली है, हल्के गुस्से से काव्या बोली। लेकिन मानव को अपनी तरफ घूरते हुए पाकर वो अपने पूरे शरीर को आपस में गूंथते हुए शांत हो गई, जिसे देख मानव ने वापस से अपनी नज़र फाइल्स पर डालते हुए आगे बोला। नेम काव्या पुरोहित, 10 साल पहले माँ के एक्सीडेंट के बाद अपने बाप के सरनेम को छोड़कर माँ के सरनेम को अपना लिया, जहाँ अब दुनिया की नज़र में वह सिर्फ काव्या कोहली है। मेरी माँ का एक्सीडेंट नहीं, उनके मर्डर की एक सोची समझी प्लानिंग की गई थी। एक बार फिर से मानव की बातों को सुन काव्या ने गुस्से से चीखते हुए कहा था, लेकिन इस बार मानव ने उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर भी कर दिया था। उम्र 21 वर्ष, प्रोफेशन मॉडल एक्ट्रेस, हाइट 5.6 इंच, फिगर 32, 26, 32। 26? आर यू मैड? किस डफर ने तुम्हें ये मेरी डिटेल्स दी है? अभी 2 दिन पहले मेरी कमर की साइज 25 थी। करेक्ट इट। एक बार फिर से काव्या मानव सेठी की बातों को बीच में काटते हुए बोली, लेकिन इस बार काव्या की बातें सुनकर मानव की भौवें ऊपर तन चुकी थीं, जिसे देख काव्या एक बार फिर से शांत हो गई थी। आंखों का रंग काला, अचीवमेंट्स नॉट एट। मेरी उस मक्कार सौतेली बहन की चालबाजी की वजह से ऐसा हुआ है, नहीं तो अब तक मेरे भी खाते में एक अवार्ड आ ही चुका होता, समझे तुम? एक बार फिर से काव्या मानव की बातों के बीच में ही बोल पड़ी थी, जिसे मानव ने एक बार फिर से इग्नोर ही कर दिया था। फादर शेखर पुरोहित, फॉक्स स्टूडियोज के मालिक। मदर सलोनी कोहली उर्फ सलोनी पुरोहित। 10 साल पहले। इसके आगे मानव ने अपनी लाइन बदलते हुए दूसरी लाइन पढ़ना शुरू कर दिया था। स्टेप मदर शालिनी पुरोहित, फिल्म प्रोड्यूसर। वो चालबाज औरत पहले बस एक मेकअप आर्टिस्ट थी। मेरे बाप को अपने प्यार के जाल में फंसाने के बाद उनसे शादी की और उनके पैसों पर खुद को प्रोड्यूसर कहलाने लगी। एक बार फिर से काव्या पूरी तरह से गुस्से में बौखलाते हुए बोली थी, लेकिन मानव ने उसकी बातों को फिर से इग्नोर कर दिया था। स्टेप ब्रदर नमन पुरोहित, डायरेक्टर। स्टेप सिस्टर समीरा पुरोहित, मॉडल एक्ट्रेस। हस्बैंड मानव सेठी, बिजनेसमैन। स्टेटस मैरिड। ये क्या बकवास है? मैं नहीं मानती तुम्हें अपना कोई हस्बैंड, और ना ही मैं जबरदस्ती की शादी को मानती हूँ। तुमने मुझे किडनैप किया है और कल रात मेरे साथ। याद रखना मानव सेठी, मैं एक दिन यहाँ से भाग कर रहूंगी, समझे तुम? इतना कहते हुए काव्या की नज़र अपने रूम के खुले गेट की तरफ गई, जो उसे वहां से भाग जाने का न्योता दे रहा था। तभी काव्या भी मौके का फायदा उठाते हुए बेड से उतरी और तुरंत दौड़ते हुए गेट से बाहर निकल गई। लेकिन मानव उसे भागते हुए देखकर भी अपनी जगह पर शांत बैठा हुआ था, क्योंकि अगले 30 सेकंड्स के अंदर ही काव्या की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। तभी एक 6.5 फीट का हट्टा कट्टा आदमी उसे अपनी कमर में दबाए अंदर लेकर आया और वापस से बेड पर फेंकते हुए एक नज़र मानव की तरफ देखा। तभी वो अपनी नज़रों को हल्का झुकाते हुए मानव को ग्रीट किया और वहाँ से बाहर निकल गया। जिसके बाहर जाते ही मानव अपनी जगह से खड़े होते हुए काव्या की तरफ बढ़ गया था। बेड पर ही उसके बगल में अपने एक पैर को रखते हुए काव्या के बालों को पीछे से पकड़ लिया था।
जिसके साथ ही काव्या की एक हल्की सी चीख निकल गई थी, लेकिन मानो उसके होठों को अपने होठों में दबा लिया था। जहाँ एक बार फिर से काव्या दर्द से छटपटा उठी थी। साथ ही वह खुद को मानो की पकड़ से आज़ाद कराने के लिए उसके सीने पर लगातार मुक्के जड़ने लगी थी, लेकिन मानो किसी हैवान की तरह उसके होठों को जैसे चबा रहा था, जिसकी वजह से काव्या की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। तभी मानो उसे अपनी पकड़ से आज़ाद करते हुए बोला, कैद मुबारक हो बीवी। इतना कहते हुए मानव ने काव्या को पीछे बेड की तरफ धक्का दिया और वहां से बाहर निकल गया था। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स रॉ हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। टाइम सुबह के 10 बजे थे। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स यानी कि अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध भारत की एक अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था, जिसका मुख्य कार्य जानकारी इकट्ठा करना, आतंकवाद को रोकना व गुप्त ऑपरेशनों को करना इत्यादि था। तो वही आज अर्ली मॉर्निंग ही रॉ के हेडक्वार्टर यानी कि उसके मुख्यालय नई दिल्ली में काफ़ी हलचल थी। कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ लोग बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे, जहां उन सभी को एक शॉर्ट नोटिस पर बुलाया गया था, लेकिन कारण किसी के पास नहीं था। तभी कॉन्फ्रेंस रूम के गेट को खोलते हुए सामंत गोयल अंदर आए, जिन्हें देखते ही वहां मौजूद सभी अपने जगह पर सीधा खड़े हो गए थे। सामंत गोयल वहां मौजूद सीक्रेट एजेंट के संस्था कार्यपालक यानी कि सचिव, उम्र तकरीबन 50 से 55 के बीच होगी। चेहरे को क्लीन शेव्ड, लेकिन उम्र का पड़ाव कहिए या काम का प्रेशर, आंखों के नीचे काला घेरा व चेहरे पर झुर्रियां साफ देखी जा सकती थी, क्योंकि इनके अंडर में सभी सीक्रेट ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट किया जाता था, जिसकी वजह से इनके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। वही सामंत गोयल कॉन्फ्रेंस रूम में सीधा अंदर आते ही बस इतना ही बोले, ओके एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हमें एक मगरमच्छ का शिकार करना है। मगरमच्छ का? एक्सक्यूज मी सर, इज इट पार्ट ऑफ जोक? वहाँ मौजूद सभी एजेंट एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोले, लेकिन सामंत गोयल जो उनके सवाल को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपने पीछे ही आ रहे एक दूसरे एजेंट को कुछ इशारा करते हुए आगे बोले, समीर, इन्हें उस मगरमच्छ के दर्शन करवाओ जिनका आज हम शिकार करने वाले हैं। समीर अग्निहोत्री रॉ का सबसे काबिल व होनहार एजेंट, जिसकी उम्र लगभग 26 से 27 वर्ष होगी, जो सामंत गोयल के इशारों को समझते ही आगे बढ़ा और प्रोजेक्टर ऑन करते हुए एक तरफ खड़ा हो गया था, जहां अब सामने लगे डिस्प्ले पर एक आदमी की पिक्चर थी, जिसकी उम्र तकरीबन 60 से 65 वर्ष होगी। जिसे देखते हुए सामंत गोयल ने बोलना शुरू किया, हेलो जेंटलमैन, आज आप लोग को अचानक से इस तरह से बुलाने के पीछे हमारी संस्था का सिर्फ एक ही मकसद है। यह सिर्फ आज ही नहीं, आगे आने वाले भविष्य में भी हमारा पहला कर्तव्य यही है कि हमें अपने देश को अपराध मुक्त करना है, उन्हें उनकी ही भाषा में उन्हें जवाब देकर उन्हें इस दुनिया से हमेशा के लिए खदेड़ देना है। सर, यह हमारा फर्ज है और आगे भी हम अपने फर्ज पर अटल रहेंगे, लेकिन सर, आज इस तरह मगरमच्छ का शिकार करना, ये बात हम समझ नहीं पाए। सामंत गोयल की बातों को सुनते ही सबके बीच में खड़ा एक एजेंट बोला, जिसे सुन सबके आगे खड़े सामंत गोयल के चेहरे पर तिरछी मुस्कान फैल गई थी। तभी अपने पीछे लगे डिस्प्ले पर एक 60 से 65 वर्ष के वृद्ध आदमी की पिक्चर की तरफ इशारा करते हुए सामंत गोयल बोले, यशवर्धन ठाकरे, इसे यहाँ मौजूद हर कोई पहचान रहा होगा। यस सर, ग्रुप में पीछे खड़े एजेंट एक साथ बोले। माफिया वर्ल्ड का बेताज बादशाह, जो पहले एक मामूली चोर हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ड्रग्स बेचने का काम करने लगा, फिर इसका माफिया अंडरवर्ल्ड वालों के साथ उठना बैठना होने लगा, फिर आज ये खुद उनका बादशाह बन चुका है। तो ही माफिया वर्ल्ड का भी एक नियम होता है, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर व काबिल होता है वह इनकी दुनिया का किंग बनता है, या यह कह सकते हैं कि इनकी दुनिया का उत्तराधिकारी जो माफिया किंग कहलाता है।
जहां आज इसी किंग की कुर्सी पर यह यशवर्धन ठाकरे बैठा हुआ है। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अगर आज का भाग पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।